जय जिनेन्द्र। जैन दर्शन सच को कैसे देखें श्रृंखला में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछली बार हमने अनेकांत के सिद्धांत को समझा था कि सत्य के कई पहलू होते हैं, लेकिन उसे जानने के बाद एक और बड़ी चुनौती सामने आती है। अगर सत्य इतना जटिल और बहुआयामी है तो उसके बारे में बात कैसे की जाए, उसे शब्दों में कैसे व्यक्त करें ताकि हम उसके किसी एक पहलू को पकड़कर बाकी सबको नकार ना दें। आज हम इसी कला को समझने की कोशिश करेंगे। हमारी चर्चा का विषय है स्याद्वाद क्या है। इस चर्चा के लिए जो भी जानकारी हमने जुटाई है वो जैन दर्शन के 4 प्रमुख ग्रंथों पर आधारित है। आचार्य उमास्वामी का तत्वार्थ सूत्र, आचार्य समंत भद्र की आप्तमीमांसा, आचार्य कुंड कुंद का प्रवचन सार और परंपरागत नए साहित्य। सबसे पहले ये स्याद्वाद है क्या, इसकी शास्त्रीय परिभाषा क्या है? स्याद्वाद का सीधा साधा मतलब है किसी भी बात को एक विशेष नजरिए, एक खास सीमा में रहकर कहना। एक सीमा में रहकर कहना। जी, ये सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि हम जो कह रहे हैं वो किस अपेक्षा से कह रहे हैं। ये जानने से ज्यादा कहने का विज्ञान है। कहने का विज्ञान, ये दिलचस्प है। मतलब ये ज्ञान के बारे में नहीं बल्कि संवाद मतलब कम्युनिकेशन के बारे में है। बिल्कुल, आप्तमीमांसा जैसे प्राचीन ग्रंथ हमें यही बताते हैं। वहाँ स्यात् शब्द का प्रयोग होता है। स्यात्, ये शब्द आपके हर कथन की एक बाउंड्री, एक सीमा तय कर देता है। ये एक तरह का डिस्क्लेमर है कि मैं जो कह रहा हूं वो पूरी कहानी नहीं है, बल्कि इस नजरिए से एक सच्चा हिस्सा है। ये अपने कथन की सीमाओं की एक विनम्र स्वीकृति है। इसका सीधा मतलब है कि आप मान रहे कि आपकी बात की भी एक हद है। वाह, ये तो मेरे लिए एक लाइट बल्ब मोमेंट जैसा है। तो ये कहने जैसा नहीं है कि मुझे पक्का नहीं पता, बल्कि ये कहने जैसा है कि मुझे इस एंगल से पक्का पता है। बिल्कुल, ये अनिश्चितता नहीं बल्कि सटीकता, प्रिसीजन है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये अनिश्चितता नहीं बल्कि बौद्धिक ईमानदारी है, और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है हमें एकांगी होने से बचाना, जिसे हम वन साइडेड थिंकिंग कहते हैं। जब हम ये मान बैठते हैं कि सिर्फ हमारा कहा हुआ ही परम सत्य है, वहीं से सारे विवाद और झगड़े शुरू होते हैं। स्याद्वाद हमें ये याद दिलाता है कि सिक्के का दूसरा पहलू भी है और उसका भी सम्मान होना चाहिए। ये बात आज के दौर में तो और भी जरूरी लगती है, खासकर सोशल मीडिया पर, जहां हर कोई अपने नजरिए को ही अंतिम सत्य मानकर लड़ रहा है। सही बात है। और अब स्याद्वाद की इन दोनों में रिश्ता क्या है? क्या ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं? ये सिर्फ एक सिक्के के 2 पहलू ही नहीं है, बल्कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। अच्छा, आप इन्हें सिद्धांत और व्यवहार की तरह देख सकते हैं। जैन दर्शन में इस पर बहुत सुंदर तरीके से सोचा गया है। एक तरफ जानने का सिद्धांत है, जिसे हम अनेकांत कहते हैं, कि हर चीज के अनंत गुण और पहलू होते हैं, जो हमने पिछली बार समझा था। जी। और दूसरी तरफ उस ज्ञान को बताने का तरीका है, और वही स्याद्वाद है। अच्छा, इसे किसी उदाहरण से समझ सकते हैं? जरूर, इसे हाथी और 6 अंधों वाली कहानी से समझ सकते हैं। हाँ, वो तो सबने सुनी है। अनेकांत यह जानना है कि सामने जो है वो एक पूरा हाथी है, जिसके सूंड, पैर, पूंछ, कान सब है। ये हुआ ज्ञान का पक्ष। ठीक है। स्याद्वाद है उस ज्ञान को व्यक्त करने का तरीका। जिस अंधे ने पैर छुआ वो कहेगा अब आप बताइए। अगर किसी ने पूछ हुई तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि ये मोटी रस्सी है। हाँ। और जिसने सूंड पकड़ी वो कहेगा ये तो कोई मोटा सांप है। और जिसने कान छुआ वो उसे सूप समझेगा। बिल्कुल। और स्याद्वाद यही कहता है कि ये सभी अपनी अपनी जगह, अपने अपने अनुभव की सीमा में सही है, कोई भी झूठ नहीं बोल रहा। स्यात् ये रस्सी जैसा है, मतलब किसी अपेक्षा से ये रस्सी जैसा है, ये कथन स्याद्वाद है। ये बताता है कि ये पूरा सच नहीं, पर जितना कहा गया है वो उस अनुभव के लिए 100% सच है। समझ गया। तो अनेकांत वस्तु की बहुआयामी सच्चाई है और स्याद्वाद उस सच्चाई को भाषा में उतारने की कला। ठीक है, ये संबंध अब साफ हुआ है। लेकिन आपने और मैंने, हम दोनों ने बार बार सीमा, मर्यादा या बाउंड्री शब्द पर बहुत जोर दिया है। जी, वकील बनना चाहूंगा। जरूर। क्या हर बात में ये सीमा लगा देने से हमारी बात कमजोर नहीं हो जाती? क्या इसका मतलब ये है कि हम कभी भी पूरे आत्मविश्वास से ये नहीं कह सकते कि ये सच है? ये बहुत वैध सवाल है। ये तो बातचीत को बहुत थकाऊ बना देगा। हर बात के साथ एक शर्त लगानी पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। और इसका जवाब, स्याद्वाद कहता है कि सीमा लगाने से कथन कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा सच्चा और प्रामाणिक हो जाता है। ज्यादा सच्चा? वो कैसे? क्योंकि बिना सीमा के, बिना संदर्भ के
कोई भी कथन अधूरा ही नहीं, भ्रामक और असत्य भी हो सकता है। ऐसा कैसे? देखिए, कोई भी कथन अपने आप में हवा में नहीं होता। वो हमेशा किसी देश यानी स्थान, काल यानी समय और अवस्था यानी परिस्थिति से बंधा होता है। ठीक है। यही उसकी सीमा है। जब हम इस सीमा को हटाकर किसी एक हिस्से को ही पूरा सच बताने लगते हैं तो उसे जैन दर्शन में नए दोष कहा जाता है, यानी एक पार्शियल व्यू पॉइंट की गलती। नए दोष? जी, और यही सारे भ्रम की जड़ है। कोई उदाहरण? वही पुराना और सबसे सटीक उदाहरण लेते हैं, मिट्टी का घड़ा। अच्छा। अगर मैं कहूं घड़ा नित्य है यानी परमानेंट है, और आप कहें घड़ा अनित्य है यानी टेम्पररी है, तो हम दोनों लड़ते रहेंगे। दोनों को लगेगा कि दूसरा झूठा है। हाँ बिल्कुल, ये तो सीधा सीधा विरोधाभास है। बज़ाहिर विरोधाभास है, लेकिन जैसे ही हम स्यादवाद की सीमा लगाते हैं, विवाद खत्म हो जाता है। कैसे? मैं कहूंगी स्यात घड़ा नित्य है, यानी मिट्टी के रूप में अगर देखें तो घड़ा नित्य है, क्योंकि मिट्टी तो हमेशा रहेगी, चाहे घड़ा टूट भी जाए। बात तो सही है। और आप कहेंगे स्यात घड़ा अनित्य है, यानी उसके आकार के नजरिए से देखें तो वो अनित्य है, क्योंकि टूटते ही वो आकार खत्म हो जाएगा। अच्छा। अब बताइए, क्या हम दोनों में से कोई गलत है? नहीं, अब तो दोनों ही सही लग रहे हैं। वाह। है ना? है ना? मतलब सीमा घटाते ही सच का एक टुकड़ा झूठ का भ्रम पैदा करने लगता है। बिल्कुल, ये तो वैसा ही है जैसे कोई कहे कि इंटरनेट ने दुनिया को जोड़ा है और दूसरा कहे इंटरनेट ने लोगों को अकेला कर दिया है। बहुत अच्छा उदाहरण है। स्यादवाद के नजरिए से देखें तो दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप वैश्विक संपर्क की बात कर रहे हैं या व्यक्तिगत मानसिक शांति की। आपने एकदम सही आधुनिक उदाहरण दिया। संदर्भ ही सब कुछ है। आचार्य कुंठकुंद अपने ग्रंथ प्रवचन सार में यही स्पष्ट करते हैं कि सीमा या अपेक्षा बताना सत्य को धुंधला नहीं करता, बल्कि उसे और ज्यादा साफ, सटीक और ईमानदार बनाता है। इसलिए स्यादवाद का यह नियम है कि हर कथन अपनी मर्यादा के साथ ही कहा जाना चाहिए। ठीक है, तो इस पूरे सिद्धांत की रीढ़ की हड्डी वो छोटा सा शब्द है स्यात। जी, स्यात। जैसा मैंने शुरू में कहा, आमतौर पर लोग इसका मतलब शायद या मे भी समझते हैं, लेकिन अब तक की बातचीत से ये तो साफ है कि इसका ये मतलब नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो इसका असली शास्त्रीय अर्थ क्या है? ये स्यादवाद से जुड़ी सबसे आम और सबसे बड़ी गलतफहमी है, और इसी गलतफहमी की वजह से लोग इसे अनिश्चितता का दर्शन मान लेते हैं। हाँ। आप्तमीमांसा में इस पर बहुत जोर दिया गया है। शायद का अर्थ शायद या संभवतः बिल्कुल नहीं है। इसका सबसे करीबी अर्थ है एक विशेष दृष्टि से, किसी एक अपेक्षा से, या फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये अनिश्चितता नहीं बल्कि सापेक्षता मतलब रिलेटिविटी है। बिल्कुल। ये शब्द बताता है कि जो कहा गया है वो एक निरपेक्ष एब्सोल्यूट सत्य नहीं, बल्कि एक सापेक्ष रिलेटिव सत्य है। ये बोलने वाले में विनम्रता लाता है और सुनने वाले को ये संकेत देता है कि इस विषय के और भी पहलू हो सकते हैं, जाओ और उन्हें भी खोजो। ये एक बंद दरवाजा नहीं, बल्कि एक खुला हुआ खिड़की है। ये बात तो मेरे दिमाग में बैठ गई। हम हमेशा सोचते हैं कि मजबूत दिखने के लिए हमें पूरी तरह निश्चित और असर्टिव दिखना होगा। जी। लेकिन ये सिद्धांत सिखाता है कि असली बौद्धिक मजबूती और ईमानदारी अपनी सीमाओं को स्वीकार करने में है। सही बात है। पर एक सवाल फिर भी मन में आता है, ये गलतफहमी इतनी आम क्यों है? क्या यह संस्कृत से अनुवाद की कोई समस्या है? काफी हद तक। स्यात् अव्यय का संस्कृत में एक अर्थ शायद भी होता है, लेकिन जैन दर्शन के संदर्भ में इसका तकनीकी अर्थ अपेक्षा से या दृष्टि से होता है। अच्छा। जब दार्शनिक ग्रंथों का सतही अनुवाद हुआ तो लोगों ने आसान वाला अर्थ पकड़ लिया और इसका गहरा दार्शनिक मतलब खो गया। ओह, तो ये एक तरह का लॉस्ट इन ट्रांसलेशन का मामला है। आप कह सकते हैं, ये सिर्फ एक शब्द नहीं, एक पूरा वैचारिक ढांचा है। ये एक तरह की बौद्धिक ईमानदारी है, जहां वक्ता ये मान रहा है कि यह पूरा सच नहीं है, लेकिन जितना कहा गया है वह इस विशेष दृष्टि से पूरी तरह सच है। ये तो कमाल है। तो अब हम इस चर्चा के सबसे गहरे बिंदु पर आते हैं। अगर स्यात हमें सटीकता देता है, तो ये उन कथनों को कैसे संभालता है जो बज़ाहिर एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी लगते हैं? एक ही चीज एक ही समय पर है भी और नहीं भी है भी, ये कैसे संभव हो सकता है? ये विविधता किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका आधार वस्तु का अपना स्वभाव ही है। जैसा कि हमने पहले भी बात की, तत्वार्थ सूत्र हमें बताता है कि दुनिया की हर चीज में
दो तरह की चीजें एक साथ होती हैं, गुण और पर्याय। गुणों और पर्याय? जी, गुण वो है जो चीज में हमेशा रहते हैं, उसकी स्थायी पहचान है, और पर्याय वो है जो समय के साथ बदलते रहते हैं, उसकी अस्थायी अवस्थाएं हैं। हर चीज इन दोनों का एक जटिल मिश्रण है। इसे थोड़ा और सरल करेंगे? जरूर। जैसे आप एक इंसान हैं, आपका मनुष्य होना आपका स्थायी गुण है, ठीक है। लेकिन आपका बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सब आपकी बदलती हुई पर्याय हैं, आपकी अवस्थाएं हैं। अच्छा। आप एक ही समय में मनुष्य भी हैं और जवान भी। इसी तरह हर चीज में कुछ स्थायी होता है और कुछ अस्थायी। नए साहित्य कहता है कि हर नए यानी हर दृष्टिकोण वस्तु के किसी एक पहलू को मुख्य करके बात करता है। जब हम स्थायी पहलू को देखते हैं तो कथन कुछ और होता है, जब अस्थायी पहलू को देखते हैं तो कथन बदल जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये विभिन्न कथन एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, जैसा कि वे पहली नजर में लगते हैं। बिल्कुल नहीं। बल्कि वे एक बड़ी और जटिल सच्चाई के पूरक हिस्से हैं। जी। स्यादवाद उन सभी पूरक सच्चाइयों को एक साथ बिना किसी टकराव के जगह देता है। हाँ। जैसे एक व्यक्ति एक ही समय में किसी का बेटा भी है, किसी का पति भी और किसी का पिता भी। ये भूमिकाएं विरोधी नहीं बल्कि अलग अलग संबंधों की अपेक्षा से कही गई सच्चाइयां हैं। आपने इसे जीवन के बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण से जोड़ दिया। बिल्कुल यही बात है। आचार्य समंत भद्र आप्तमीमांसा में समझाते हैं कि यह विविधता सत्य की अपनी प्रकृति के कारण है। सत्य सपाट नहीं, बहुआयामी है। स्यादवाद उन सभी आयामों को एक साथ देखने का चश्मा है। ये नए आखिर है क्या? ये सिर्फ ओपिनियन नहीं है। नए वो व्यवस्थित दृष्टिकोण या वो खास लेंस है जिससे हम किसी चीज के एक पहलू को पकड़ते हैं। एक लेंस? हाँ, सोचिए आपके पास एक बहुत शक्तिशाली कैमरा है, लेकिन आप एक बार में या तो जूम इन करके किसी छोटी सी डिटेल को देख सकते हैं या जूम आउट करके पूरी तस्वीर। नए उस जूम इन लेंस की तरह है जो किसी एक पक्ष को पूरी स्पष्टता से दिखाता है। बिल्कुल। नए साहित्य यही कहता है कि वस्तु में अनंत गुण है और नए उनमें से किसी एक को ग्रहण करता है। मतलब ये कि हम अपनी आंखों से एक बार में सब कुछ नहीं देख सकते, इसलिए हम अलग अलग लेंस इस्तेमाल करते हैं। एकदम। आचार्य उमास्वामी ने अपने ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र में यही बात कही है। वो कहते हैं कि हर चीज में अनेक पर्याय होते हैं, यानी उसके कई रूप, कई परतें होती हैं। कई परतें। इसलिए कोई एक नए, कोई एक लेंस हमें उस चीज का पूरा ज्ञान नहीं दे सकता। अच्छा, कुछ नेत्रहीन लोग एक हाथी को छूकर बताते हैं कि वो कैसा है। हाँ, बिल्कुल वही। किसी को वो दीवार जैसा लगता है, किसी को रस्सी जैसा, किसी को खंभे जैसा। वो सब अपने अपने नए में सही थे, पर पूरी तस्वीर किसी के पास नहीं थी। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्यादवाद का जो सिद्धांत है कि शायद ये ऐसा है, जी, वो बिना नए के अधूरा है। जब हम कहते हैं कि शायद ये घड़ा है, तो वो शायद असल में ये बता रहा है कि हम किस नए से बात कर रहे हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। कैसे? स्यादवाद और नए एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आचार्य समंत भद्र अपनी आप्त मीमांसा में साफ कहते हैं कि स्यादवाद का आधार ही ये है कि किसी भी कथन को उसी दृष्टि से समझा जाए जिससे वो कहा गया है। अगर आप नए बदल देंगे तो कथन का मतलब ही बदल जाएगा। लेकिन क्या ये दर्शन थोड़ा अव्यवहारिक नहीं लगता? मतलब असल जिंदगी में हम हर कथन के साथ ये चेतावनी तो नहीं लगाते कि ये मेरे दृष्टिकोण से है। हम तो अपनी बात को तथ्य की तरह रखते हैं। ये बहुत जरूरी सवाल है। तो ये सिद्धांत रोजमर्रा की बातचीत में कैसे लागू हो सकता है? इसका जवाब भी दर्शन में ही है। आचार्य कुंडकुंद प्रवचन सार में व्यवहार नय की बात करते हैं, यानी व्यवहारिक दृष्टिकोण। व्यवहार नय। जी। इसे आप ऐसे समझिए जैसे हम आज भी कहते हैं सूरज उग रहा है। हाँ, कहते हैं। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी निश्चयनीय से ये बात बिल्कुल गलत है। पृथ्वी घूम रही है, सूरज नहीं। लेकिन व्यवहारने के हिसाब से ये संवाद का एक बिल्कुल सही और उपयोगी तरीका है। सही है। हमारी रोजमर्रा की ज्यादातर बातें इसी व्यवहारने पर चलती हैं। तो नए हमें ये समझने में मदद करता है कि कोई बात किस स्तर पर कही जा रही है, व्यवहारिक या तात्विक। अच्छा, तो ये सिर्फ विनम्र होने की बात नहीं है,
ये असल में चीजों को सही ढंग से समझने का एक टूल है। हाँ। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। पर फिर सवाल वही है, हम एक बार में पूरी तस्वीर क्यों नहीं देख पाते? हमारी समझ इतनी सीमित क्यों है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है और इसका कारण सिर्फ हम में यानी जानने वाले में नहीं है, बल्कि खुद उस चीज की बनावट में भी है। एक ही कंगन में कितने सारे गुण एक साथ मौजूद हैं। सही बात है। लेकिन हम यानी ज्ञाता अपनी चेतना से एक समय में उसके कुछ ही पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो जब हमारा उद्देश्य बदलता है तो हमारा न्याय भी बदल जाता है। बिल्कुल। एक सुनार उसे कारीगरी के नए से दिखेगा, एक निवेशक उसे मुनाफे के नए से, और एक चोर उसे चुराने के नए से देखेगा। तीनों के लिए वह कंगन अलग अलग मायने रखता है और तीनों अपनी अपनी जगह सही हैं। इसी वजह से एक ही चीज के बारे में इतने अलग अलग कथन संभव हो पाते हैं। हर कथन अपनी सीमा में सच है, पर पूरा सच नहीं है। ठीक कहा। तो इस आंशिक सत्य को स्वीकार करने का क्या महत्व है? पहली नजर में तो ये अधूरापन एक कमजोरी जैसा लगता है, मतलब कि हम कभी पूरी सच्चाई जान ही नहीं सकते। यहाँ जो आकर्षक है वो ये है कि जैन दर्शन इस अधूरेपन को कमजोरी नहीं बल्कि सही समझ के दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम मानता है। पहला कदम? जी, आचार्य समंतभद्र आप्तमीमांसा में कहते हैं कि हम जैसे सामान्य जीवों के लिए एक बार में पूर्ण सत्य को जानना लगभग असंभव है। इसलिए ये स्वीकार कर लेना कि मेरा ज्ञान, मेरा दृष्टिकोण आंशिक है, यही सम्यक दृष्टि यानी सही नजरिए की शुरुआत है। और जब हम ये मान लेते हैं तो क्या होता है? तब संवाद की गुंजाइश बनती है। तब हम दूसरों के दृष्टिकोण को सुनने और समझने के लिए तैयार होते हैं। नए साहित्य के अनुसार आंशिक सत्य को स्वीकार करने से ही हम एकांत के दोष से बचते हैं। एकांत का मतलब है एक तरफा हठधर्मी सोच या मान लेना कि जो मैं कह रहा हूं बस वही पूरा सच है। आज के सोशल मीडिया के दौर में हम ये एकांत हर जगह देखते हैं ना, जहां लोग अपने वैचारिक बुलबुले में बंद हैं। बिल्कुल। ये दर्शन हमें उस बुलबुले को फोड़ने का रास्ता दिखाता है। प्रवचन सार में तो यहाँ तक कहा गया है कि ये स्वीकृति ही सही निर्णय लेने का मार्ग खोलती है, क्योंकि तब हम सिर्फ एक पहलू को देखकर फैसला नहीं करते। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस सीमा और दृष्टिकोण को भूल जाएं, अगर हम अपने आंशिक सत्य को ही पूर्ण मान बैठें तो गंभीर गलतियां हो सकती हैं। ऐसा लगता है कि आज की दुनिया की ज्यादातर समस्याएं इसी एक भूल से पैदा होती हैं। बिल्कुल। और स्रोत इन गलतियों को बहुत स्पष्ट रूप से पहचानते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने न्याय की सीमा को भूल जाता है तो दर्शन के अनुसार 4 मुख्य भूलें या दोष पैदा होते हैं। वो क्या है? सबसे पहला और सबसे बड़ा दोष है एकांत दोष। एकांत दोष? जैसा कि नए साहित्य और नए कोश परंपरा में बताया गया है, ये तब होता है जब कोई अपने अधूरे सच को ही पूरा सच मानकर दूसरे के सच को सिरे से खारिज कर दे। ये वैचारिक कट्टरता की जड़ है। कोई उदाहरण? जैसे कोई कहे कि अर्थव्यवस्था का विकास ही एकमात्र लक्ष्य है, पर्यावरण की चिंता बेकार है, या कोई कहे सिर्फ पर्यावरण जरूरी है, विकास की कोई जरूरत नहीं। दोनों ही एकांत दोष के शिकार हैं। ये तो बहुत प्रासंगिक है। और दूसरा दोष? दूसरी भूल है भ्रम। जब आप किसी कथन से उसका संदर्भ या न्याय हटा देते हैं तो वो भ्रमित करने वाला बन जाता है। अच्छा। मीडिया में अक्सर ऐसा होता है, जब किसी नेता के बयान का एक हिस्सा बिना संदर्भ के दिखा दिया जाता है। सुनने वाले को पता ही नहीं चलता कि ये बात किस नजरिए से, किस सवाल के जवाब में कही गई थी, और भ्रम पैदा होता है। सही बात है। और तीसरा दोष है विरोध। आप्तमीमांसा में इसका जिक्र है। जब 2 अलग अलग दृष्टिकोण से कही गई बातों को बिना उनके संदर्भ के एक साथ रख दिया जाता है तो वे एक दूसरे का खंडन करती हुई लगती हैं। जैसे एक ही सरकार की 2 नीतियां हों, एक उद्योग को बढ़ावा दे रही हो और दूसरी पर्यावरण की रक्षा कर रही हो। पहली नजर में ये विरोधाभासी लग सकती हैं। हाँ, लग सकती हैं। लेकिन अपने अपने न्याय में यानी आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से दोनों का अपना अपना तर्क हो सकता है। विरोध तब दिखता है जब हम उनके पीछे के न्याय को नहीं समझते। और चौथा और आखिरी दोष? चौथी भूल है निर्णय दोष। प्रवचन सार में आचार्य कुंडकुंद चेतावनी देते हैं कि जब हम व्यवहार न्याय यानी अपने व्यवहारिक सतही दृष्टिकोण को ही परम सत्य मान लेते हैं
तो हम गलत निर्णय ले बैठते हैं। हम्म। मिसाल के तौर पर कोई कंपनी सिर्फ इस तिमाही के मुनाफे को देखकर कोई फैसला ले और अपने कर्मचारियों या पर्यावरण पर पड़ने वाले लंबे समय के असर को नजरअंदाज कर दे, ये निर्णय दोष है। तो ये चार गूले एकांत, भ्रम, विरोध और निर्णय दोष सीधे सीधे अपने दृष्टिकोण की सीमा को न समझने से पैदा होती हैं। जी हाँ। ये सब सुनने में तो बहुत व्यवस्थित लगता है, लेकिन मुझे एक चिंता हो रही है। बताइए। अगर हर कोई कहने लगे कि ये तो बस मेरा दृष्टिकोण है और हर आंशिक सत्य अपनी जगह सही है, तो क्या हम किसी भी ठोस नतीजे पर पहुंच पाएंगे? क्या ये एक तरह की वैचारिक अराजकता नहीं बन जाएगी, जहां कुछ भी निश्चित नहीं है, सब कुछ सापेक्ष है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये सवाल ही इस दर्शन का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। ये अराजकता नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी व्यवस्था की ओर पहला कदम है। व्यवस्था? जी, स्यादवाद का स्वाभाविक अगला कदम इसी व्यवस्था को समझाना है। तो आज की इस लंबी और गहरी बातचीत से जो मैं समझ पाया हूं, वो ये है कि स्यादवाद कोई जटिल दार्शनिक पहेली नहीं है, बल्कि ये संवाद करने, सच को सम्मान देने और विनम्रता से अपनी बात रखने का एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका है। बिल्कुल। ये हमें सिखाता है कि सत्य पर किसी एक व्यक्ति, किसी एक विचार या किसी एक दृष्टिकोण का एकाधिकार नहीं हो सकता। और इसका सबसे बड़ा सामाजिक प्रयोजन उन विवादों और संघर्षों को कम करना है जो मेरा ही सत्यपूर्ण सत्य है वाली कट्टर सोच से पैदा होते हैं। ये बौद्धिक स्तर पर सह अस्तित्व का, कोएग्जिस्टेंस का दर्शन है। ये हमें दूसरों के नजरिए को समझने और उसका सम्मान करने के लिए प्रेरित करता है, भले ही हम उससे सहमत ना हो। मतलब असहमति में भी सम्मान बनाए रखने का सूत्र है। बिल्कुल।